हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव। हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिया है 7th क्लास बुक का, ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी बुक का। अभी हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे। एंड उससे पहले अगर आपने वो सारे चैप्टर्स नहीं दिखे हैं, क्लास 6 के सारे चैप्टर और 7 के 3 चैप्टर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो ई बुक बनाया गया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड अभी हम शुरू करेंगे 4th चैप्टर, दैट इज एयर। ओके, सो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एक लेयर घिरा हुआ है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। जितने भी लिविंग बींग्स है अर्थ में, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सब डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पर फॉर देयर सर्वाइवल। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ। हम जो ब्रीथ करते हैं उसके लिए जो एयर चाहिए हमको वो वहाँ से मिलता है। एंड प्रोटेक्ट्स अस, हमको प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से। सन की जितने हार्मफुल रेज है उससे हमको ये प्रोटेक्ट करता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, इसके प्रोटेक्शन बिना क्या होता, वी वुड बी बेक्ड अलाइड बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर ये प्रोटेक्शन लेयर नहीं होता तो फिर हम दिन में जितना ताप मिलता है सूर्य से उससे हम जल जाते, और रात को जितना ठंड होता उसमें बिल्कुल फ्रोजन हो जाते। So, it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. इसी के ही टेम्परेचर से, मतलब ये जो एयर की वजह से ही हमारा सराउंडिंग लाइवेबल, मतलब जिंदा रहने के लिए लायक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक है पॉइंट, हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो वहाँ पे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। उससे क्या होता है, द हीट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ। जितने भी हीट रेडिएट होता है यार से ये ऑब्जर्व कर लेता है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस, एंड विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लाइफ। अगर ये हीट को होल्ड करके नहीं रखता तो हमारा अर्थ बहुत ठंडा हो जाता, मतलब रहने के लायक नहीं रहता। व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर, जब इसका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्री के स्मोक से और कार से जो धुआं निकलता है, इस सब से क्या होता है, द हीट रिटेन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। इसके टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, वर्ल्ड में जो आइस जहाँ पर जितने भी हैं कोल्ड एरिया में, वो सारे के सारे मेल्ट होके क्या होता है, जो सी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइज कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया। पानी बढ़ जाता है इसलिए फ्लड होता है। देर मे बी drastic changes in the climate of a place leading to the extinction of some plants and animal in long run। यही हमारी प्लांट और एनिमल दोनों को हार्म पहुंचाता है, राइट। अभी हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस which make of the bulk of the atmosphere। आप वहाँ पे डायग्राम पर देख सकते हो, टोटल 100% से नाइट्रोजन 78% है एंड ऑक्सीजन
21% है, बाकी 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 0.93 आर्गन है एंड बाकी सारे गैसेस मिला के 0.04 इस अमाउंट से हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी एयर में होते हैं, राइट। तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन एयर, एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का ही है। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, सांसें लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम कुछ अमाउंट नाइट्रोजन भी अंदर लेते हैं, ये हमारे लंग्स को जाता है, फिर वापस हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, प्लांट को अपनी सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन चाहिए, बट दे कैन टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो एयर से डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते हैं। कैसे लेते हैं, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉयल, जो कि सॉयल में जो बैक्टीरिया रहते हैं या फिर जो प्लांट का रूट्स में, दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम, उसका फॉर्म चेंज करते हैं, जिसके बाद ही प्लांट उसको यूज कर पाता है, राइट। तो ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, एयर में ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल एयर है। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, हम अपनी सांसें लेने के लिए, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन तैयार करती है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेन इन द एयर रिमेन्स, उसी से क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है। देखो, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन बनाती है। तो हम एटमॉस्फेयर से जितना ऑक्सीजन लेंगे प्लांट्स उतना बना के दे देगा, तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब, हम अगर ट्री काटते चलेंगे तो फिर ऑक्सीजन का क्वांटिटी धीरे धीरे घटता चलेगा, ओके। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, थोड़ा नज़र डालते हैं। व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर हीट हो जाएगा, इट एक्सपांड्स, ये एक्सपांड होगा एंड लाइटर, हल्का हो जाएगा एंड ऊपर चला जाएगा। कोल्ड एयर क्या होता है, डेंसर एंड हेवी होता है, ये हेवी होता है एंड डेंस होता है। दैट्स वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, ये सिंक डाउन व्हेन हॉट एयर राइज, हॉट एयर जब राइज करके ऊपर चला जाता है तो कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, चारों तरफ जो कोल्ड एयर होता है, ये कोल्ड एयर उस जगह को आके फिल कर देता है। इन दिस वे दैट इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, इसी तरह से एयर सर्कुलेशन होता है। जैसे हॉट एयर ऊपर चला जाता है, चारों तरफ जो कोल्ड एयर होता है वो उस जगह को फिल करता है, इस तरह से होता है हमारा एयर सर्कुलेशन, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस, ये एक इम्पोर्टेंट गैस है, अभी हमने देखा था ऊपर। जिससे क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, बदले में हमको ऑक्सीजन देता है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूज बाय द प्लांट्स व्हिच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। अभी मैं इसके बारे में बोल रहा था, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं
एंड एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और खाना बनाने के टाइम वो यूज़ करता है और वो ऑक्सीजन एक्सेल करता है। तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बना रहता है। द बैलेंस इज ऑफसेट बाय बर्निंग द फ्यूल्स। जितना हम फ्यूल यूज करते हैं सच एज कोल एंड ऑयल, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ता जाता है। और पेड़ पौधे हम काटते रहते हैं तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी घटता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ता रहता है। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एटमॉस्फेयर में बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहता है इसी वजह से। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इसलिए ये हमारी वेदर और क्लाइमेट को डिस्टर्ब करता है, अफेक्ट करता है। ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं अभी। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ये 5 लेयर से बटा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्या क्या है, पहले आता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। एक एक करके हम देखते हैं अभी। पहला आता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसका एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो इसी लेयर पर ही है, ट्रोपोस्फियर पर। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना, जितने भी वेदर फिनोमेना है, लाइक रेनफॉल हो या फिर फॉग हो, हिलस्ट्रोम हो, ये सब यहाँ पर ही होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, एबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर तक बना रहता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। ये क्लाउड से फ्री रहता है एंड associated with the phenomenon making condition most ideal for flying aeroplanes। ये एरोप्लेन फ्लाइंग करने के लिए एक आइडियल लेयर है। इट कंटेंट्स ए लेयर ऑफ ओजोन। ये ओजोन लेयर यहाँ पर है जो हमको सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। ओके, देन आता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर क्या होता है, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है मेसोस्फियर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक ये वहाँ से है। उसके बाद आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर इज in thermosphere temperature rise very rapidly with increasing height। वहाँ से जितना जितना जाओगे ऊपर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हमको हेल्प करता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो मतलब रेडियो वेव्स हम ऊपर छोड़ते हैं वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। उसके बाद आता है एक्सोस्फियर। द अपर मोस्ट, सबसे ऊपर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्फियर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इन द स्पेस फ्रॉम हियर। ओके, ये हो गया हमारा आखिर लेयर। उसके बाद हम देखेंगे अभी वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर।
डे टू डे कंडीशन, दिन का बदलते हुए, दिन में जो बदलता रहता है एटमॉस्फेयर कंडीशन, या फिर डे बाय डे जो बदलता रहता है, उसको हम बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेदर। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अगर लॉन्गर पीरियड के लिए एक एरिया में जो फील होता है वेदर, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। ओके, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लो। द अर्थ रिसीव्स ओनली वन पार्ट, एक ही पार्ट रिसीव करता है फ्रॉम 2 बिलियंस पार्ट ऑफ द एनर्जी। अगर हम सन की एनर्जी को 2 बिलियंस पार्ट में डिवाइड करें तो उसका एक ही पार्ट रिसीव करता है हमारा अर्थ। ओके, उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इन द इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम बोलते हैं टेम्परेचर। इसको मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, बारोमीटर में हम प्रेशर मेज़र करते हैं, रेन गेज में हम द अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेज़र करते हैं, एंड विंड वैन एक मशीन है जिससे हम मेज़र करते हैं डायरेक्शन, जिससे हमको विंड का डायरेक्शन पता चलता है, राइट। ओके, the temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summer are hotter than winters. टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज, ये केवल दिन और रात में चेंज नहीं होता है, ये सीजन टू सीजन भी वेरी करता है टेम्परेचर। ओके, एन इम्पोर्टेंट फैक्टर that influence the distribution of temperature is insolation. Insolation क्या है? Insolation is the incoming solar energy encrypted by the earth. The amount of insolation धीरे धीरे घटता रहता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। पोल में जितना रहता है, इक्वेटर में जितना रहता है, धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाओगे पोल तक तो घटता रहता है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। टेम्परेचर उसी मैनर से, मतलब इक्वेटर से पोल तक जितना जितना ऊपर आप जाओगे धीरे धीरे घटता जाएगा। ओके, द स्टैंडर्ड यूनिटी ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। यूनिट मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट किसको, डिग्री सेल्सियस को। ये किसके नाम से रखा गया है, एंड्रेस सेल्सियस के नाम पे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था। ओके, सेल्सियस स्केल, द वाटर, मतलब जिसको हम फ्रोजन पॉइंट बोलते हैं। सेल्सियस स्केल में वाटर 0 डिग्री में फ्रीज करता है एंड बॉयल करता है 100 डिग्री में। एंड उसके बाद आता है हमारा एयर प्रेशर। Air above us presses us with a great force on our body. एयर हमारे ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर बनाता है। We don't even feel it, हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर us फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, क्योंकि ये हर तरफ से हमको पुश करता रहता है। एंड हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर क्रिएट करती है अंदर से, जिसके लिए हम उसका प्रेशर महसूस नहीं कर पाते। दिस प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप, जितना ऊपर ऊपर हम जाएंगे एटमॉस्फेयर में, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। प्रेशर धीरे धीरे घटता जाएगा। द एयर प्रेशर इज हाइस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विथ हाइट। एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा सी लेवल में रहता है, जितना जितना हम ऊपर चलते जाएंगे एयर का प्रेशर घटता जाएगा। ओके,
ऑन द मून देयर इज नो एयर, मून में एयर नहीं होता, सो देयर इज नो एयर प्रेशर, उसमें एयर प्रेशर भी, वहाँ पर एयर प्रेशर भी नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स, वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं, प्रोटेक्टिव सूट्स पहनते हैं, क्योंकि फील्ड जो कि एयर से भरा होता है। दे गो टू द मून, इफ दे डिड नॉट वेयर दिस स्पेस सूट द काउंटर प्रेशर एक्सर्ट माने मतलब जो काउंटर प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर से आता है, अगर बाहर से प्रेशर नहीं दिया जाएगा तो हमारे ब्लड वेसल्स फट जाएंगे और क्या होगा, ब्लड निकलेगा। इसलिए वहाँ वो एस्ट्रोनॉमर्स एक एयर प्रेशर वाला सूट वहाँ पे पहन कर जाते हैं। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, विंड। विंड क्या है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर आर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। द क्या है? विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया को जाता है उसको हम बोलते हैं विंड। ओके, विंड को नेम किया जाता है जो डिरेक्शन के हिसाब से, मान लो अगर विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज नोन एज वेस्टर्ली। ओके, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। विंड को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं मेनली। ओके, पहला आता है परमानेंट विंड, उसके बाद सीजनल, उसके बाद लोकल। एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। जो पहला आता है परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड वेस्टर्ली, ट्रेड विंड हो या फिर वेस्टर्ली या फिर ईस्टर्ली, इसको हम बोलते हैं परमानेंट। दीज आर द परमानेंट विंड्स, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि ये साल भर एक ही डायरेक्शन में ब्लो करते हैं, इसलिए हम उसको परमानेंट विंड्स बोलते हैं। उसके बाद आता है सीजनल विंड, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। जैसे मानसून हमने पहले भी कवर किया था, जो मानसून जब आता है वाटर बॉडी से लैंड तक जो एयर पास करता है, अब रिट्रेड मानसून से वो एयर वापस आता है, इसलिए सीजन के हिसाब से ये विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सीजनल विंड। उसके बाद आता है लोकल विंड। लोकल विंड का मतलब क्या है? दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया, उसको हम बोलेंगे लोकल विंड। ओके, इसका एक एग्जाम्पल आप हमने ऑलरेडी पढ़ा था, द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, वहाँ पर एक होता है नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन में एक होता है इंडिया में जिसको हम लू बोलते हैं, वो एग्जाम्पल हो गया लोकल विंड का, राइट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। उसके बाद आता है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? व्हेन वाटर वेपर्स फ्रॉम land and different water bodies it becomes water vapor। जो वाटर वेपर लैंड से और वाटर बॉडी से वाटर निकलता है उसको हम बोलेंगे वाटर वेपर। मॉइस्चर when the water vapor from land and different water bodies it become water vapor, moisture in the air at any time is known as humidity। मॉइस्चर जो एयर में रहता है उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी। when the air is full of water vapor, जब एयर में वाटर वेपर फुल हो जाता है इसको हम बोलते हैं एक ह्यूमिड डे, जिससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ा रहता है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज, वाटर वेपर होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है एंड बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। ऑन ए ह्यूमिड डे में क्या होता है? कपड़ा जल्दी नहीं सूखता, क्योंकि ऑलरेडी एयर पे बहुत सारे वाटर वेपर मौजूद है, इसलिए कपड़ा जल्दी ड्राई नहीं होता और हमारे बॉडी से जो स्वेट निकलता है
वो भी जल्दी एवापोरेट नहीं होता, इसीलिए हम बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। देन व्हेन द वाटर वेपर राइज इट, जो धीरे धीरे वाटर वेपर ऊपर जब चलता जाएगा, वहाँ से धीरे धीरे वो कंडेंस हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट वो वहाँ पे बनाएगा, फिर उसको हम बोलते हैं क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ, ये सारे वाटर ड्रॉपलेट मिलकर बनाते हैं क्लाउड्स। व्हेन द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जब ये हैवी हो जाएंगे, दे बिकम कम डाउन, और उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, आप वहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, जैसे वाटर ऊपर चला गया, फिर मॉइस्चर ऊपर ऊपर चला गया, फिर वहाँ पर क्लाउड बन गया। ठीक है, जब प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन इन द अर्थ, प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में अर्थ को जो आता है उसको हम बोलते हैं बारिश। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स, जितना भी ग्राउंड वाटर है ये आता है बारिश से, रेन वाटर से। प्लांट्स क्या हेल्प करते हैं उस वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, मिट्टी को जहाँ पर होल्ड करके रखते हैं प्लांट्स, वहाँ पानी वहाँ से होल्ड होके रहता है। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट, हिल पहाड़ में हम ट्री अगर काटते चले जाते हैं, क्या होता है, रेन वाटर फ्लोज डाउन, रेन वाटर वहाँ पर होल्ड होके नहीं रहता, वो नीचे नीचे आता है। एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लोअर एरिया, जो निचले वाला एरिया होता है वहाँ पर फ्लड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, 3 तरह के रेनफॉल होते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल रेनफॉल, फिर आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, फिर आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। ओके, रेनफॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एनिमल सर्वाइव करने के लिए रेनफॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ, एयर सरफेस के लिए फ्रेश वाटर यही लाता है। इफ रेनफॉल इज लेस, जब रेनफॉल कम हो जाएगा तो वाटर स्कार्सिटी बढ़ता चला जाएगा, एंड वहाँ पे ड्रॉट होगा। एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर, जब ज़्यादा होगा तो फ्लड होगा। तो एक ठीक ठाक अमाउंट से रेनफॉल होना चाहिए, उसके लिए सराउंडिंग में ट्री का बैलेंस बना रहना चाहिए, ज़्यादा काटना नहीं चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अभी हमने ये 4 चैप्टर यार कवर कर लिया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे ज्योग्राफी का 5th चैप्टर क्लास 7th बुक का। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, और जो पहला चैप्टर आपने नहीं देखा है उसको आप देख लो, एंड ई बुक जो बनाया गया है उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।